कहानी की शुरुआत होती है एक खुले मैदान से, जहां सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग एल्डर अपने शिष्य नुमा युवक से पूछते हैं, अरे मैंने तुम्हें जो शांत करने वाली धूप कामिंग इंसेंस दी थी वो कैसी लगी। युवक तो उस धूप का दीवाना हो चुका है। वह अपनी आंखें बंद करके पूरे उत्साह से कहता है, शांत करने वाली धूप, वो तो गजब है, मेरा तो उससे मन ही नहीं भर रहा है। अब तो मेरे पास आपसे और मांगने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। बुजुर्ग एल्डर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हैं और अपनी पोशाक की ओर इशारा करके कहते हैं, तुम्हें पता है, दरअसल ये धूप मुझे इस चमचमाती पोशाक की वजह से ये फेंग से मिली थी। क्या ये शानदार नहीं है। तभी बैकग्राउंड में एक फनी कॉमिक नोट आता है कि ये चू युनशान की 50वें एपिसोड की बकवास लाइनें हैं। तभी वहाँ खड़ा दूसरा युवक मन ही मन चिढ़ जाता है कि बकवास, तुम तो उस समय ये पहन भी नहीं रहे थे। लेकिन वह तुरंत एल्डर के सामने गिरगिट की तरह रंग बदलता है और उनके पैरों में गिरकर चिल्लाने लगता है, एल्डर लुओ, मुझे भी अपने जैसी एक जीत की पोशाक दे दीजिए। एल्डर लुओ घबरा जाते हैं और उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहते हैं, अरे अरे पीछे हटो, ये दुनिया में इकलौती है, इसे फाड़ो मत। अब सीन शिफ्ट होता है स्टार स्पिरिट सेक्ट की ओर। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, आसमान से बिजली कड़क रही है और पीछे से आवाज आती है, भागो मत। यहाँ तक कि एक घोंघा स्नेल भी अपनी जान बचाकर भाग रहा है और चिल्ला रहा है, मेरी पैंट। तभी एक लड़की हाफते हुए बदहवास भाग रही है और कह रही है कि उसकी ताकत जवाब दे रही है। वो रोते बिलखते हुए म्याऊ जैसी आवाज निकालकर चिल्लाती है, बचाओ, मैं यहाँ मरने वाली हूँ। सीनियर ब्रदर, आप हमारी दोस्ती की बलि चढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक लड़का भी अपनी थकावट का रोना रो रहा है। तब ऊपर उड़ रहा सीनियर ब्रदर ये फेंग मजेदार अंदाज में कहता है, चलो भी, क्या मैं तुम लोगों के साथ कष्ट नहीं झेल रहा हूँ। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, तुम धोखेबाज गद्दार, तुम मेरी जान ले रहे हो। नीली पोशाक पहने जूनियर ब्रदर वू फेंग भागते हुए आता है और सीधे ये फेंग के पैर पकड़ लेता है। हग्स लेग्स। वो रोते हुए चापलूसी करता है, सीनियर ब्रदर, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। लेकिन चालाक ये फेंग चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाता है और कहता है, जूनियर ब्रदर वू फेंग, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ मांगने के लिए बुलाया है, तुम्हें अभी भी वापस वही जाना होगा। वू फेंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है और वो हक्का बक्का होकर पूछता है, मुझे अभी भी वापस जाना होगा। चलो भी सीनियर ब्रदर, अगर आपने मुझे खास तौर पर बुलाया है तो ये पक्का कीमियागरी एल्केमी के बारे में ही होगा। ये सेंग जी बाहर निकाल कर मजाक उड़ाते हुए कहता है, बधाई हो, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो फेंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी अचानक एक शक्तिशाली बुजुर्ग एल्डर प्रकट होते हैं और चिल्लाते हैं, वो फेंग, वापस जाओ और किलिंग फॉर्मेशन में अभ्यास करो। और वे वो फेंग को लात मारकर सीधे हवा में उड़ा देते हैं। वो फेंग वाह चिल्लाते हुए दूर जा गिरता है। वे बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि 9वें स्तर के महान कीमियागर एल्डर शिया है। वे गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए ये फेंग से कहते हैं, अगर तुम्हें कीमियागरी के बारे में कुछ पूछना है तो बस मुझसे पूछो। ये फेंग हाथ जोड़कर बेहद शरीफ बनते हुए कहता है, तो फिर मैं सीनियर शिया को परेशान करूंगा। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं बुजुर्गों के आंगन में। एल्डर शिया के सामने एक पीली कड़ाही रखी है। वे उसे देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं, एक कीमिया कड़ाही, एल्केमी कॉल्ड्रन, ये फेंग, ये किस तरह की घटिया कड़ाही है। वे ये फेंग को डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम अनगिनत आत्मिक जड़ी बूटियों, स्पिरिट हर्ब्स को शुद्ध करने और आकाश पृथ्वी के सार को जलाने की बातें कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो? ये फेंग, ये कड़ाही केवल 4थी श्रेणी 4th ग्रेड की एक साधारण वस्तु है। ये अनगिनत जड़ी बूटियों का दबाव नहीं झेल सकती और फट जाएगा। ऐसी बड़ी साधना के लिए स्वर्ग श्रेणी हेवन ग्रेड की कड़ाही चाहिए होती है, जो पूरे स्वांतियान महाद्वीप पर 5 से ज्यादा नहीं है। मुझे खुद एक छोटी पृथ्वी श्रेणी की कड़ाही पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। इसी बीच कड़ाही के अंदर से एक अजीब गोल मटोल छोटा जीव बाहर निकलकर ठहाके मारकर हंसने लगता है, हा 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 हा, ये बुढ़ा अपनी चीजें अच्छी तरह जानता है। तुम घमंडी बच्चे ये फेंग, तुम्हें दिखावा करना काफी पसंद है ना? एल्डर शिया अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि कीमिया ग्रंथों के अनुसार आकाश और पृथ्वी के सार को सोखने के लिए एक कड़ाही की आत्मा, कॉल्ड्रन स्पिरिट की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में उन्होंने स्वर्ग श्रेणी में भी कभी नहीं सुना। ये फेंग थोड़ा खांसता है, अहम, और मुस्कुराता है। ये फेंग हवा में पोज मारते हुए कहता है, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बेकार चीज स्वर्ग श्रेणी की कड़ाहियों से भी परे है। सीनियर शिया, जरा अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखिए। तभी अचानक कड़ाही में से एक जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। अगले ही पल कड़ाही में से भयंकर आग का बवंडर उड़ता है और उसमें से कई सिरों वाली एक विशाल और सुनहरी ड्रैगन की आत्मा, ड्रैगन
सोल प्रकट होती है। पूरी जगह आग की लपटों से घिर जाती है। इस नजारे को देखकर एल्डर शिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे पसीने पसीने होकर चिल्लाते हैं, ये क्या है? क्या ये आसमान को भस्म करने वाला आग का समंदर है? ये न संभव है। एक ड्रैगन की आत्मा, एक आध्यात्मिक कड़ाही, ये नश्वर दुनिया, मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे हो सकती है? वहीं पास में खड़ी एक खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की, जो ये फेंग की मास्टर है, भी पूरी तरह से चौंक जाती है। शॉक्ड। चमत्कार दिखाने के बाद ये फेंग शांति से कहता है, वापस आओ, और ड्रैगन की आत्मा कड़ाही के अंदर चली जाती है। एल्डर शिया और मास्टर दोनों पूरी तरह अवाक, स्पीचलेस होकर कड़ाही को देखते रह जाते हैं। ये फेंग हाफते हुए अपनी कमर पर हाथ रखता है और कहता है, लानत है, ये कड़ाही शानदार तो है, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर को पागलों की तरह सोखती है। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। और फिर वो अपनी असली फनी फितरत पर आते हुए कहता है, लेकिन भाई, इससे बारबेक्यू मांस भूनना बनाना तो बच्चों का खेल हो जाएगा। ये सुनकर मास्टर गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाती है, मुझे पता था कि तुम इस दिव्य कड़ाही की आत्मा को इस तरह लापरवाही से बर्बाद करोगे। मास्टर तेजी से कड़ाही के पास आती है और उस पर अपना हाथ रखती है, लेकिन कड़ाही से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वे चौंक कर पूछती है, क्या तुम अपना खून बहाकर पहले ही इस कड़ाही के मालिक बन चुके हो? ये फेंग मासूमियत से कहता है, हाँ मास्टर, और ये चीज आध्यात्मिक शक्ति का वैक्यूम क्लीनर है। इसने मेरी सारी एनर्जी सोख ली। मास्टर मन ही मन सोचती हैं कि ये लड़का कितना खतरनाक है। जितनी देर ये फेंग ने इसे नियंत्रित किया, इसकी ड्रैगन आत्माएं किसी भी बड़े सेक्ट को 10 बार तबाह कर सकती थीं। ये तो चलता फिरता सामूहिक विनाश का हथियार है। यहाँ तक कि 9 स्वर्गीय आपदाओं से बचे शक्तिशाली योद्धा भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी एल्डर शिया हवा के झोंके की तरह मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं, सेक्ट मास्टर, आपको इस लड़के पर लगाम लगानी होगी। ये पागल उस कड़ाही की आसुरी लपटों से, जो अंतरिक्ष को जला सकती है, सिर्फ मांस भूनने बारबेक्यू की सोच रहा है। मास्टर अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। आह, कितना फिजूल खर्च चेला है, और ये फेंग के दिमाग में तो अभी भी एक पूरे जानवर को भूनने के सपने चल रहे हैं। मास्टर ये फेंग को समझाने की कोशिश करती है, ये फेंग, इसके जरिए तुम पूरे श्वानतियान महाद्वीप पर राज कर सकते हो, लेकिन हमारा हीरो ये फेंग तो खाने का शौकीन है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं मास्टर, पेट पूजा सबसे पहले, मुझे राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस बारबेक्यू चबाना चाहता हूँ। वैसे क्या इसमें एक पूरा शेर समा जाएगा? मास्टर के सब्र का बांध टूट जाता है जब ये फेंग कहता है कि वही इसका इस्तेमाल सिर्फ राक्षसी जानवरों को कूटने और उन्हें ग्रिल करने के लिए करेगा। तो मास्टर गुस्से में अपनी चमचमाती तलवार निकाल लेती है। स्विश। एल्डर शिया तुरंत बीच बचाव करने आते हैं और मास्टर को पीछे से पकड़ लेते हैं। सेक्ट मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकती, वही आपका सीधा शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल है। मास्टर गुस्से में पैर पटकती है, मुझे छोड़ो एल्डर शिया, मैं इस गब्बार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये मेरे कीमियागरी के पेशे का अपमान कर रहा है। ये फेंग मौका देखकर वहां से दुम दबाकर भागता है और कहता है, मास्टर, एल्डर शिया, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। मास्टर पीछे से चिल्लाती है, तुम दुष्ट पिशाच, अगर आज रात तुमने बारबेक्यू खाया तो घर वापस मत आना। भागते हुए ये फेंग सोचता है कि चेला होना भी कितनी बड़ी आफत है। फिर उसे अपने दोस्त ली फेई की याद आती है। अब सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं एक नए साम्राज्य, हेवन फायर रेल्म में, जहां श्वान यान सेक्ट का एक विशाल और भव्य मुख्य हॉल दिखाई देता है। श्वान यान सेक्ट के मास्टर सन तियानियू अपने सिंहासन पर बैठे गुस्से से तमतमा रहे हैं। उनके सामने उनका मोटा गोला चेला ली फेई डर के मारे थर थर कांप रहा है। मास्टर चिल्लाते हैं, तुम चुपके से हेवनली डाओ बैटलफील्ड में चले गए? क्या तुम मेरा जरा भी सम्मान नहीं करते? और ये पहली बार नहीं है। अगर मैं तुम्हें इस बार नहीं पकड़ता तो तुम इसे मुझसे और कब तक छुपाते? ली फेई जमीन पर नाक रगड़ते हुए माफी मांगता है। मास्टर, चेले से गलती हो गई। तभी मास्टर उसके सिर पर एक जबरदस्त मुक्का मारते हैं। थॉक। ली फेई रोने लगता है कि उसका दिमाग बाहर आ जाएगा, लेकिन मास्टर उसे सजा सुनाते हैं कि जब तक वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म को पार नहीं कर लेता, सेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। तभी वहाँ श्वान यान सेक्ट के ग्रैंड एल्डर वांग चेंगशान हंसते हुए आते हैं। हाँ, हमारे सेक्ट में कौन सा महान तलवारबाज आया है? लेकिन वहाँ ली फेई को जमीन पर पड़ा देख वे चौंक जाते हैं। मास्टर सन कहते हैं, यहाँ कोई तलवारबाज नहीं आया। ग्रैंड एल्डर वांग गुस्से में ली फेई को उठाते हैं और कहते हैं, ली फेई, सच सच उगल दो, क्या हुआ है? तुम तो तलवार के साधपों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, फिर ये क्या है? ली फेई डर के मारे सुकड़ जाता है और रोते हुए पूरी कहानी बताने के लिए तैयार होता है। ली फेई रोते हुए फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है। मैं हेवनली डाओ बैटलफील्ड में उस पागल फिजूल खर्च ये फेंग से टकरा गया था। उसके पास डेथ स्वॉर्ड इंटेंट के कीमती टुकड़े थे, लेकिन वो उन्हें रखना नहीं
चाहता था। जैसे ही उसे पता चला कि मुझे तलवारों से नफरत है, उसने सारे टुकड़े मुझ पर इस्तेमाल कर दिए। ली फेई आगे बताता है कि जब वो एक छोटे से बाथरूम ब्रेक के लिए गया था तो अचानक ये फेंग ने जबरदस्ती वे सारे टुकड़े उसके अंदर डाल दिए और उसे ना चाहते हुए भी तलवार का महान ज्ञान डेथ स्वॉर्ड इंटेंट मिल गया। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर वांग को इतना बड़ा सदमा लगता है कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे कहते हैं, मैंने पिछले 60 सालों से इतनी मेहनत की लेकिन मुझे सेलेस्टियल फ्लेम स्वॉर्ड इंटेंट समझ नहीं आया और उस लड़के ने तुम्हें ये मिनटों में दे दिया। मास्टर सन पूछते हैं, तो ली फेई अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ली फेई मासूमियत से अंगूठा दिखाकर हंसते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर, मैंने फैसला किया है कि मैं तलवार से जुड़ी हर चीज से दूर रहूंगा और समय के साथ इस ज्ञान को भूल जाऊंगा। ये सुनना था कि ग्रैंड एल्डर वांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या तुम इसे भूलना चाहते हो? और वे वहीं ली फेई को बादलों की तरह घेर कर ढुनाई शुरू कर देते हैं। ली फेई रोता रहता है, मास्टर बचाओ मुझे, ग्रैंड एल्डर के साथ तलवार का अभ्यास नहीं करना। वहीं मास्टर सन खुश होते हैं कि उनका निकम्मा चेला आखिरकार चमकने वाला है। सीन वापस स्टार स्पिरिट सेक्ट में आता है जहां सुबह का सूरज चमक रहा है। ये फेंग को अचानक एक तेज छींक आती है। चू, वो सोचता है कि कौन सी परी उसे याद कर रही है। तभी उसके सामने एक चमचमाता हुआ सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। बिंग, आज की बड़ी खर्च वाली वस्तु, स्वर्ग श्रेणी कड़ाही X10.X। ये फेंग हैरान हो जाता है कि कल तक जिसे एल्डर शिया महाद्वीप की दुर्लभ वस्तु बता रहे थे वो आज सिस्टम में कबार के भाव 10 पीस मिल रही है। वो सोचता है कि उसे इसकी जांच करनी होगी। तभी अचानक ने एक जबरदस्त धमाका होता है और ये फेंग के कमरे का मुख्य दरवाजा टूटकर हवा में उड़ जाता है। ये फेंग कंबल ओढ़कर बिस्तर पर बैठा रह जाता है और उसके सिर के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। सामने उसकी खूबसूरत मास्टर गुस्से में खड़ी है। ये फेंग मासूमियत से पूछता है, मास्टर क्या चल रहा है? मेरा दरवाजा बा। मास्टर गुस्से में उंगली दिखाकर कहती है, क्या तुमने उस दिव्य कड़ाही को फिर से लापरवाही से आंगन में फेंक दिया? मुझे लगा कुछ अनर्थ हो गया। ये फेंग कहता है, अरे मास्टर, वो तो बस एक पिटी हुई कड़ाही है, उसे खजाने की तरह क्यों रखो? वैसे अगर मेरे पास 10 और कड़ाहियां आ जाए तो मुझे उन्हें कैसे उड़ाना चाहिए? मास्टर पूरी तरह चिढ़ जाती है और कहती है, तुम कोई बड़ी शरारत करने वाले हो। अब से जो आंखों से ओझल वो दिमाग से ओझल। और वे गुस्से में उड़कर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद एल्डर शिया बड़े मजे से आंगन में रखी उस सोने की कड़ाही को कपड़े से चमका रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। तभी मास्टर वहां से गुजरती है। एल्डर शिया पूछते हैं कि क्या वे जड़ी बूटियां या खनिज खरीदने जा रही हैं, लेकिन मास्टर चिढ़कर कहती है कि ये फेंग ने उनका दिमाग खराब कर दिया है और वे जा रही है। तभी एल्डर शिया को याद आता है कि सुबह हो गई है और ये फेंग अपनी नई फिजूल खर्ची शुरू करने वाला है। वे तुरंत भागते हुए ये फेंग के पास पहुंचते हैं जहां ये फेंग हाथ में फावड़ा लिए गड्ढा खोद रहा होता है। एल्डर शिया बड़े दयालु बनते हैं। अरे ये फेंग, तुम्हारी उम्र के बच्चे को ये शारीरिक श्रम शोभा नहीं देता, इसे इस बूढ़े पर छोड़ दो। और वे खुद फावड़ा लेकर पागलों की तरह गड्ढा खोदने लगते हैं। जब गड्ढा पूरा हो जाता है तो एल्डर शिया हाफते हुए पूछते हैं, वैसे ये फेंग, इस गड्ढे को खोदने का असली मकसद क्या है? ये फेंग एक चाय की चुस्की लेता है और बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह एल्डर शिया, दरअसल ये एक शौचालय का गड्ढा, लैट्रिन पिट है और इस कड़ाही को हम इसके ऊपर। यह सुनते ही एल्डर शिया का चेहरा गुस्से और सदमे से भूत जैसा सफेद नीला पड़ जाता है। वे अपना आपा खो देते हैं और चिल्लाते हैं, ये फेंग, आज तो मैं तुम्हारे साथ आर बार की लड़ाई लड़ूंगा। और वे अपना फावड़ा उठाकर ये फेंग को मारने दौड़ते हैं, जबकि हमारा हीरो ये फेंग शौक में आ जाता है। एल्डर शिया पूरी तरह आपे से बाहर हैं और हमारे मेन कैरेक्टर यानी ये फेंग की चटनी बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। पंथ मास्टर लुआओ ज्ञानशु बीच बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है, एल्डर शिया शांत हो जाइए, आखिर वह मेरा डायरेक्ट डिसिपल है। लेकिन एल्डर शिया का पारा 7वें आसमान पर है। वह चिल्लाते हैं, मुझे मत रोकिए पंथ मास्टर, अगर आज मैंने इस उड़ाऊ लड़के को सबक नहीं सिखाया तो ये मेरे पेशे का अपमान होगा। तभी सीन में हमारा हीरो ये फेंग एंट्री मारता है जो अपनी ही धुन में मग्न है और एल्डर शिया को गुस्से से लाल पीला होते देख मन ही मन सोचता है, ओम, क्या यहाँ कल वाले ड्रामा का रिप्ले चल रहा है? इसी बीच पंथ मास्टर एल्डर शिया को शांत करने के लिए एक और कीमियागर अल्केमिस्ट लेंग वू फेंग को बुलाने के लिए भागती है। एल्डर शिया को लगता है कि
ये फेंग इतना बड़ा पमीना है कि वो पंथ के दोनों कीमियागरों का पत्ता साफ करना चाहता है। जब पंथ मास्टर कल की बात याद दिलाकर एल्डर शिया को ताना मारती हैं कि कल तो आप ही ये फेंग को बचाने के लिए मेरा रास्ता रोक रहे थे, तो एल्डर शिया चिढ़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ मासूम और सीधा साधा लेंग वूफेंग आता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी रो पड़ेगा। वूफेंग आकर मासूमियत से पूछता है, एल्डर शिया, क्या आप भी यहाँ सीनियर ब्रदर ये फेंग की फूस की झोपड़ी बनाने में मदद करने आए हैं? एल्डर शिया ताना मारते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने तो गड्ढा भी खोद दिया है, तैयार हो जा। लेकिन तभी वूफेंग एक ऐसा बम फोड़ता है कि एल्डर शिया के होश उड़ जाते हैं। वूफेंग पूछता है, एल्डर शिया, क्या आप उस हेवन ग्रेड कड़ाही, हेवन ग्रेड कॉल्ड्रन की बात कर रहे हैं जो सीनियर ब्रदर ये फेंग ने मुझे दी है? एल्डर शिया हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता और तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? वूफेंग कहता है, अरे उन्होंने तो मुझसे कहा कि इसे आंगन में फेंक दो और पानी की टंकी वाटर टैंक की तरह इस्तेमाल करो। ये सुनते ही एल्डर शिया के गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह चिल्लाते हैं, चूहे का बच्चा बिल ही खोदेगा, तुम भी उस ये फेंग के साथ रहकर बिगड़ गए हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और एल्डर शिया खुद रोते कांपते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि पंथ में सिर्फ 2 कीमियागर हैं। जूनियर के पास कड़ाही है, पर इस बूढ़े एल्डर के पास कुछ नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है एल्डर शिया के आंगन की तरफ। वहाँ अचानक एल्डर चू आते हैं, जो एक हथियार निर्माता रिफाइनर है। वो आंगन में एक चमकदार सोने की कड़ाही देखकर चौंक जाते हैं और चिल्लाते हैं, एल्डर शिया, क्या ये हेवन ग्रेड कड़ाही है? आपने इसे यहाँ ऐसे ही कचरे की तरह क्यों फेंका हुआ है? एल्डर शिया जब दौड़ कर आते हैं तो कड़ाही के ऊपर एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, गिफ्ट उपहार। एल्डर शिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पागलों की तरह उस कड़ाही को चूमने लगते हैं। एल्डर चू उन्हें टोकते हैं, अरे चूमना बंद कीजिए, आप अपनी लार से इस कड़ाही को डुबो देंगे। एल्डर शिया अपनी इज्जत बचाते हुए खांसते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं कहाँ चूम रहा था। एल्डर चू, जो हमेशा से एक हेवन ग्रेड कड़ाही पर रिसर्च करना चाहते थे, वो एल्डर शिया से इसे उधार मांगते हैं। एल्डर शिया बड़े दिल वाले बनकर कहते हैं, अरे ले जाओ भाई, वैसे भी मैं इसे पानी की टंकी बनाने वाला था। लेकिन जैसे ही एल्डर चू खुशी खुशी मुड़ते हैं, एक जबरदस्त धमाका होता है। सामने का नजारा देखकर एल्डर चू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहाँ वैसी ही 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 चमचमाती हेवन ग्रेड कड़ाहियां कतार में रखी हुई थी। एल्डर चू अपना सिर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं, क्या ये हेवन ग्रेड कड़ाहियां अब बाजार में मिलने वाली आम बंद गोभी की तरह सस्ती हो गई हैं? तभी ये फेंग अचानक एल्डर चू के पीछे प्रकट होता है। एल्डर चू डर कर चिल्लाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फेंग उनसे पूछता है, एल्डर चू, एक रिफाइनर के तौर पर आप इन कड़ाहियों का ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे जिसे महाबर्बादी कहा जाए? एल्डर चू कहते हैं, मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ हथियार और ढाल शील्ड्स बनाना जानता हूँ। ये सुनते ही ये फेंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि आप एल्डर चू हैं। लीजिए, इनमें से एक कड़ाही चुन लीजिए। एल्डर चू चिढ़कर कहते हैं, मैं कड़ाही का क्या करूंगा? क्या मैं इसे युद्ध में लेकर जाऊंगा? ये फेंग खुशी से ताली बजाकर कहता है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भारी है, मजबूत है, यानी हमला और बचाव दोनों के लिए बेस्ट है। ये तो एक टॉप टियर हथियार है। वो कड़ाही को ठोक बजाकर दिखाता है और कहता है कि इतनी मजबूत चीज को हथियार न बनाना नाइंसाफी होगी। इसके बाद ये फेंग कड़ाही उन्हें सौंप कर कहता है, यह आपकी हुई, अब मैं एल्डर बाय के पास जा रहा हूँ, बाय। एल्डर चू बस देखते रह जाते हैं कि इस लड़के ने इतनी आसानी से इतनी कीमती चीज उन्हें दे दी। अब कहानी पहुँचती है पंथ के मुख्य हॉल में, जहाँ कड़ाहियों का ढेर लगा हुआ है। पंथ मास्टर हैरानी से पूछती है कि ये फेंग इन कड़ाहियों का क्या करना है? ये फेंग दांत दिखाते हुए कहता है, मास्टर, ये कड़ाहियां अमर हैं, आप सब एक एक रख लीजिए ताकि कोई आपको छू भी न सके। तभी पंथ की एक लाल बालों वाली खतरनाक शिष्या आती है और एक कड़ाही को उंगली पर चक्र की तरह घुमाते हुए कहती है, वाह मास्टर, ये चीज तो बहुत काम की है। मेरी ताकत के साथ मैं एक कड़ाही से एक बंदे की खोपड़ी उड़ा सकती हूँ। पंथ मास्टर उसे देखकर कांप जाती है और सोचती है, ये लड़की तो सच में डायन है, ये कड़ाही तो इसी के लिए बनी है। तभी पंथ मास्टर की नजर एक छोटी कड़ाही पर पड़ती है, जिसके अंदर एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है। वो पूछती है, और इस कुत्ते का क्या चक्कर है? ये फेंग कहता है, देखिए मास्टर, इस कुत्ते को अपना नया डॉग हाउस इतना पसंद आ रहा है, और जब यह बड़ा और ताकतवर हो जाएगा तो ये इस कड़ाही को उठाकर हमारे लिए जंग लड़ने जाएगा। ये फेंग की कल्पना में वो कुत्ता किसी बाहुबली हल्क की तरह कड़ाही उठाकर दुश्मन पीट रहा होता है, जिसे सोचकर बाकी सभी लोग अवाक रह जाते हैं। इसी हंसी मजाक के बीच अचानक बाहर से गगन भेदी चीखें गूंजती हैं, मारो,
मारो मारो। आसमान काले बादलों और दुश्मनों की फौज से घिर जाता है। मिरर मून मैनर का मास्टर झांग शुफेंग अपनी पूरी सेना के साथ स्टार स्पिरिट पंथ पर हमला कर देता है। वो तहारता है, स्टार स्पिरिट पंथ के लोगों, तुरंत उस शख्स को मेरे हवाले कर दो जिसने मेरे बेटे को मारा है, वरना आज मैं तुम्हारे पूरे पंथ का नामो निशान मिटा दूंगा। पंथ मास्टर और एल्डर चू तुरंत बाहर आते हैं। एल्डर चू कगाही को पीठ पर लादे हुए गरजते हैं, पूरे पंथ का सफाया, तेरी इतनी हिम्मत, आज अगर शी चेनफेंग भी आ जाए तो वो तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। झांग शुफेंग जैसे ही एल्डर चू को देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि चू होंगशान एक बेहद शक्तिशाली कल्टीवेटर है। झांग शुफेंग डर कर कहता है, एल्डर चू मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया और मैं अपनी मात्र कीट पेरेंट इंसेक्ट का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। एल्डर चू हंसते हुए कहते हैं, झांग शुफेंग किसे बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे निकम्मे बेटे के पास एक ताकतवर रक्षक गार्डियन था और हमारे पंथ में सिर्फ 2 ही चेले हैं, एक स्पिरिट फ्यूजन पर है और दूसरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर। क्या वे कभी तुम्हारे बेटे को मार भी सकते हैं? कोई अच्छा बहाना ढूंढो। वो अपने चेलों से पूछते हैं, क्या तुम में से किसी ने किसी लड़के को मारा है? सभी चेले एक सुर में मासूमियत से सिर हिला देते हैं, ना जी। होस्ट कृपया चेक करें कि क्या ये सारा रायता डिवाइन गार्ड केव वाली घटना से जुड़ा है जो आपसे संबंधित है। ये फेंग मन ही मन चीखता है, चेक योर सिस्टर, तुम तो साफ साफ कह रहे हो कि ये कांड मेरे ही किसी बंदे ने किया है। कुछ ही पलों में मिरर मून मैनर की पूरी सेना का सुपड़ा साफ हो जाता है। एल्डर चू अपनी कड़ाही चमकाते हुए आते हैं और कहते हैं, पंथ मास्टर हमने सब निपटा दिया है, वैसे भी वो लोग बुरे थे, अच्छा हुआ मर गए, और हाँ सेफ्टी के लिए मैं 2-4 दिन में उनके मुख्य हेडक्वार्टर जाकर बाकी बचे खुचे लोगों को भी साफ कराऊंगा। ये सुनकर ये फेंग अपनी पंथ मास्टर के पास जाता है और धीरे से कबूल करता है, मास्टर वैसे वो झांग शुफेंग का बेटा शायद मैंने ही मारा था, मैं सो रहा था और मेरे एक बंदे ने उसका काम तमाम कर दिया। ये सुनते ही पंथ मास्टर लुआओ कियानशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह डिप्रेशन के अंधेरे में चली जाती है और रोते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं बस अब मरना चाहती हूँ। पहले बेटे को मारा, फिर उनके पूरे पंथ की सेना को मिटा दिया और अब हमारे एल्डर्स उनके पूरे खानदान को साफ करने पर तुले हैं। सब खत्म हो गया, हमारे पंथ की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। क्लाइमैक्स बैकग्राउंड में सिस्टम की आवाज गूंजती है कि इस लड़ाई के बाद कल्टीवेशन की दुनिया में स्टार स्पिरिट पंथ की दहशत फैल गई और लोगों ने पंथ मास्टर लुआओ कियानशु को इस महाद्वीप की नंबर 1 फीमेल डीमन लीडर का खिताब दे दिया। ये फेंग गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाता है, अबे ओए सिस्टम, तू हमारी अच्छी खासी इमेज को विलेन जैसा क्यों दिखा रहा है? और सिस्टम तुरंत अपनी टोन बदलकर झूठी तारीफों के पुल बांधने लगता है। हमारी खूबसूरत वाइफू मास्टर लुआओ कियानक्सु उदास बैठी है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि उन्हें लग रहा है जैसे वो कुछ भी हासिल नहीं कर पा रही है, जिससे उनका दम घुट रहा है। तभी हमारा चालू हीरो ये फेंग वहाँ आता है और उनसे पूछता है, अरे मास्टर, वो गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल में होने वाले महामुकाबले का क्या हुआ? क्या आपने हमारा नाम रजिस्टर कराया? मास्टर कियानक्सु से बताती है कि वो और बाकी शिष्य कल्टीवेशन साधना के सामान के साथ वहाँ एक दिन पहले जा सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो कहती है, दस्ते का नेतृत्व करने के लिए किसी एक बुजुर्ग एल्डर को चुन लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। ये फेंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी मास्टर इतनी बिजी कहाँ है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए वो अपने जादुई सिस्टम को बुलाता है और कहता है कि अपनी इनसाइट अंतर्दृष्टि क्षमता का उपयोग करके पता लगाओ कि मास्टर आखिर छुपा क्या रही है। सिस्टम भी कम नहीं है, वो चेतावनी देता है, एक होस्ट, जानकारी बहुत तगड़ी और भारी भरकम है, क्या आप आज के अपने तीनों मौके इसी पर उड़ाना चाहते हैं? ये फेंग बिना सोचे समझे हरी झंडी दे देता है, हाँ भाई सब उड़ा दे। अब सिस्टम मास्टर के अतीत का काला चिट्ठा खोलता है। वो बताता है कि मास्टर इस मामूली दुनिया की नहीं बल्कि ऊपरी क्षेत्र अपर रेल्म के इन्फिनिट सेक्रेड लैंड ई पवित्र सेंटिस थी। लेकिन एक यात्रा के दौरान कॉस्मोस सोर्ड सेक्ट, पेंगलाई इमॉर्टल आइलैंड और स्काई मार्शियन सेक्ट ने मिलकर उन पर धोखे से हमला किया और उन्हें मार डाला। खुशकिस्मती से उन्होंने अपने सेक्ट पे खास खजाने से अपनी आत्मा की रक्षा की और इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया। सिस्टम आगे बताता है कि मास्टर दिन रात इतनी कड़ी साधना इसलिए करती है ताकि वो जल्द से जल्द वापस ऊपरी क्षेत्र में जा सके और उन गद्दारों से अपना बदला ले सके। तभी सिस्टम थोड़ा मजाकिया मोड में आता है और कहता है कि मास्टर बहुत ही शर्मीली और संकोची स्वभाव की है। वो ये फेंग को डराते हुए कहता है कि उनका कोई
कोई पार्टनर रहा है, जिससे ये फेंग के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाता है, क्या नहीं? लेकिन सिस्टम तुरंत हंसते हुए कहता है, हाँ कट गया, बस मजाक कर रहा था। मास्टर का पिछले जन्म में या इस जन्म में कभी कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं रहा है। ये फेंग राहत की सांस लेता है और सिस्टम को गालियां देता है कि उसने उसे डरा ही दिया था। फिर वो उन तीनों सेक्ट्स के नाम कॉस्मोस स्वॉर्ड, पेंगलाई और स्काई मार्शल अपने दिमाग में नोट कर लेता है। अपनी आंखों में अंगारे लेकर वो कसम खाता है, आज हमारे लिएगा मैं अपने सेक्ट को इस दुनिया की सभी परीक्षाओं से पार कराकर स्वर्गीय सीढ़ी पर ले जाऊंगा और ऊपरी क्षेत्र में जाकर उन सभी की वाट लगा दूंगा जिन्होंने मेरी वाइफू मास्टर को छुआ था। ये फेंग के मुंह से वाइफू रोमांटिक पार्टनर शब्द सुनते ही सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसे बधाई देते हुए 100 मिलियन मैरो क्लींजिंग पिल्स मज्जा शोधन गोलियां का बम्पर इनाम दे देता है। ये वो जादुई गोलियां हैं जो शरीर की सारी अशुद्धियों को मिटाकर इंसान को एक परम आध्यात्मक शरीर दे सकती हैं। हालांकि सिस्टम इसकी एक कमी भी बताता है, एक गोली का स्वाद बकवास है और असर के लिए बहुत सारी गोलियां एक साथ खानी पड़ेंगी। ये फेंग सिस्टम से शिकायत करता है कि इनाम देने में देर कर दी। फिर वो सोचता है कि ये गोलियां वो मास्टर को देगा, लेकिन पहले वो अपने बाकी एल्डर्स पर इसका टेस्ट करेगा। वो याद करता है कि कैसे दूसरे लोग एक डॉगी कुत्ते के अशुद्धि मुक्त शरीर की तारीफ करते थे, जबकि उनके खुद के जूनियर की कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ बैकग्राउंड में मास्टर लुआओ कियांगसू अपनी एक लड़ाई के बाद साफ सफाई कर रही होती है और अपनी जीत की खुशी मना रही होती है। तभी अचानक एक सरसराहट की आवाज होती है और मास्टर चिल्लाती है, क्या तुम क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े, मेरे कपड़े! हमारा ढीठ हीरो ये फेंग उनके कीमती सफेद रेशमी कपड़े फाड़ देता है। जब मास्टर गुस्से में लाल होकर कहती है कि उन्होंने इतनी भयंकर लड़ाई में अपने कपड़ों पर खून की एक बूंद नहीं लगने दी थी, तो उन कपड़ों को क्यों फाड़ा? तो ये फेंग मासूमियत से जवाब देता है, अरे वो बाकी एल्डर्स के कपड़े बहुत बदसूरत और बदबूदार है, इसलिए आपकी जादुई गोलियों को लपेटने के लिए मुझे आपके इस कीमती कपड़े, जिसकी कीमत 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है, को उधार लेना पड़ा। मास्टर बेचारी रोने जैसी हो जाती है। कपड़ों में लिपटी करोड़ों गोलियां लेकर ये फेंग अपने 4 तगड़े एल्डर्स बुजुर्गों के पास जाता है और कहता है, चारों सम्मानित एल्डर्स, मैं आपके लिए कुछ मीठा लाया हूँ, आराम से खाइए। एल्डर्स को लगता है कि कोई बड़ा इनाम मिला है, लेकिन जैसे ही वे उन गोलियों को देखते हैं उनका मूड खराब हो जाता है क्योंकि उनका स्वाद बेहद घटिया है। एल्डर शिया दूसरों से पूछते हैं, क्या मैं ये सब अकेले खत्म कर पाऊंगा? अगर नहीं तो वो लुओ काय और छोटा पीला कुत्ता किस दिन काम आएंगे? ये फेंग देखता है कि उसने आज की बड़ी खरीदारी, बिग स्पेंडर परचेज पूरी कर ली है, तो वो हिस सिस्टम से अपना इनाम मांगता है। सिस्टम कहता है कि अभी तुम्हारे पास एक फालतू कड़ाही कॉर्डन बची है। ये फेंग गुस्से में उस भारी भरकम कड़ाही को जमीन पर दे मारता है और चिल्लाता है, इस कड़ाही की ऐसी की तैसी, जल्दी मेरा इनाम दो। दूर खड़े एल्डर्स उसे कड़ाही तोड़ते देख डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये फेंग इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि वे गोलियां नहीं खा रहे हैं। एल्डर्स को ये फेंग का अतीत याद आता है, जब उसने सिर्फ एक हाथ से सबकी बैंड बजा दी थी और कहा था, तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करते हैं। पुराना खौफ याद आते ही चारों एल्डर्स बिना नखरे किए पागलों की तरह वो कड़वी गोलियां चबाना शुरू कर देते हैं ताकि ये फेंग को गुस्सा न आए। कड़ाही तोड़ने के बाद सिस्टम खुश होकर ये फेंग को 1000 पॉइंट्स और एक खास इनाम देता है, मिस्टीरियस पर्पल क्लोथ्स, एक जादुई बैंगनी पोशाक। ये महिलाओं के लिए एक ऐसा अभेद्य कवच और कपड़ा है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। ये फेंग खुश हो जाता है कि वह इसे मास्टर को गिफ्ट करके अपना चांस मारेगा, लेकिन जैसे ही ये फेंग उस कपड़े को ध्यान से देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वह चिल्लाता है, ये जादुई कपड़ा कहाँ से है? ये तो साफ तौर पर एक सेंसर अश्लील कामुक अंडरगारमेंट है। तभी सिस्टम एक नया रैंडम मिशन थमा देता है, यह मिस्टीरियस पर्पल कपड़ा अपनी मास्टर लुआओ कियांगसू को गिफ्ट करो, बदले में 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। ये फेंग कहता है कि तुम जानबूझकर मजे ले रहे हो, तो सिस्टम हंसते हुए कहता है, मैं तो बस आपकी बेशर्म जिंदगी को थोड़ा आसान बना रहा हूँ। ये फेंग कश्मकश में पड़ जाता है कि वो अभी सिर्फ उसकी मास्टर है, पत्नी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में मास्टर पत्नी का लूप चलने लगता है। ये फेंग अपने ही खाइलाओं में खोया हुआ दिल वाले इमोटिकॉन्स के साथ झूम रहा होता है और जोर से चिल्लाता है, पत्नी। तभी अचानक पीछे से खुद मास्टर लुआओ कियांगसू आ जाती हैं और पूछती है, ये फेंग तुम यहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो और वापस क्यों आए? जैसे ही ये फेंग के मुंह से पत्नी शब्द निकलता है, वहाँ खड़े चारों एल्डर्स और खुद मास्टर के कान खड़े हो जाते हैं। सब के सब शॉक में आ जाते हैं। मास्टर कियांगसू के पास एक खौफनाक और डरावनी काली ऊर्जा गुस्सा निकलने लगती है। वो अपनी कातिलाना आंखों से उसे घूरते हुए गरजती है, ये फेंग आखिर तुमने किसे अपनी पत्नी कहा? जी आहे। बेचारा ये फेंग पसीने पसीने होकर कांपते
हुए कहता है, मास्टर रुकिए, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। लेकिन मास्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ये फिंग समझ जाता है कि आज तो उसकी हड्डी पसली एक होने वाली है और वह रोते हुए मन में कहता है, ओह भाई, मेरी तो वाट लग गई।